Hello students, welcome back to my channel, The Economics Hub. So students, today we will discuss about chapter 1st of 12th Macroeconomics, that is Introduction of Macroeconomics. So इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका कंसेप्ट क्या होता है, मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस एट्सेट्रा। सो सबसे पहले एक चीज़ है जो जानने की ज़रूरत है कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट या आप कह सकते हो एक ब्रांच होती है। इकोनॉमिक्स जो है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है या 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो डिवीज़न है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है स्मॉल, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल लेवल पे चीज़ों को स्टडी किया जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स या जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लार्ज लेवल पे स्टडी किया जाता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत थी पहले कि इकोनॉमिक्स के ये 2 ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आइए अब मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें एक वर्ड है दैट इज़ मैक्रो, यानी इस मैक्रो का मतलब क्या होता है। मैक्रो एक इंग्लिश वर्ड है जिसको कि ओरिजिन जिसका हुआ है एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, दैट इज़ MAKROS, जिसका मतलब होता है लार्ज। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लार्ज का मतलब है इकोनॉमी एज अ होल। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं। लार्ज लेवल मतलब पूरे इकोनॉमी के लेवल पे, यानी इकोनॉमी को एज अ होल मान के पूरे इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी करते हैं, तो वो हमारा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब ज़रा इसका जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज़ इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं या जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं। लार्ज लेवल मतलब इकोनॉमी के पूरे इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी करते हैं, यानी पूरे इकोनॉमी में उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी एट अ लार्ज लेवल और माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी एज अ स्मॉल लेवल। सो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका मोटिव क्या होता है, क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन मोटिव है वो है वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को इसलिए स्टडी किया जाता है ताकि जो भी हमारे रेजिडेंट्स हैं हमारे कंट्री के, जो भी जितने भी लोग रहते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके, ठीक है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर, यानी आप बोल सकते हो उनका एक प्रोग्रेस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं और वेलफेयर को इंक्रीज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को, पूरे इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को ऑब्वियसली, क्योंकि इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम पढ़ते हैं ग्रोथ एंड आउटपुट को। ग्रोथ एंड आउटपुट जो है हमारा वो भी पूरे इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी किया जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट क्यों होता है, क्यों दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग देख लेते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगेन इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है, ठीक है। अब ये ब्रांच क्या करती है, इकोनॉमिक इश्यूज़ जो भी होते हैं या जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इंडिविजुअल लेवल पे या स्मॉल लेवल पे स्टडी करती है, ठीक है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा वर्ड इंक्लूडेड है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं उनको स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं। यानी आप कह सकते हो कि जब हम किसी एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल फर्म की या किसी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन की, तो वो हो गया हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम किसी प्रॉब्लम को पूरी इकोनॉमी में रख के सॉल्व कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को देख के सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अभी ये कोरोना है, इसकी वजह से क्या हुआ, एक
कंपनी है, कोई शूज़ की कंपनी है, उसको बहुत ज़्यादा बोल सकते हो आप डेफिसिट हुआ, घाटा हुआ, तो उस घाटे को यानी उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं कि अब इसको कैसे हम अच्छे से रिमूव करेंगे या कैसे इसको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अगर हम इसी चीज़ को पूरे इकोनॉमिक लेवल पे देखें कि पूरी इकोनॉमी में क्या क्या डेफिसिट्स हुए हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, कैसे इकोनॉमी में प्रोग्रेस लेके आनी है, कैसे जीडीपी को इंक्रीज़ करना है, तो वो हमारा क्या होगा, क्योंकि हम लार्ज लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब ज़रा इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, यानी स्टडी के बेसिस पे हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइसेस एट अ इंडिविजुअल लेवल और एट अ फर्म और इंडस्ट्री लेवल, यानी जो भी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं वो क्या कहाँ कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, किसी एक फर्म के या किसी एक इंडस्ट्री के लेवल पे कर रहे हैं, और यू कैन से दैट स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम्स हैं या जो भी और प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज अ होल में, यानी लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं। तो पहला हमारा डिफरेंस यही हो गया कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं। अब हमारा सेकंड डिफरेंस है दैट इज़ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स ध्यान दिया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी क्लास 11th में हमने मोस्टली कंज्यूमर्स के बारे में और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करी थी, यानी कंज्यूमर्स की डिमांड, कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई, प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम। मेनली हमारी जो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो इन्हीं के चारों तरफ घूमी थी। तो आप बोल सकते हो कि ये हो गए हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक वेरिएबल्स, क्योंकि हम इन्हीं के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम आने वाले टाइम में एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर किसकी बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, लेवल ऑफ आउटपुट, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो ये हो गए हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में मैंने एक जगह मेंशन किया था कि एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अब हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करेंगे। तो अगर हम डिमांड को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स हम पूरे इकोनॉमी की डिमांड को टोटल कर लेंगे। ठीक है, जो कि एग्रीगेट का मतलब होता है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया, टोटल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब टोटल सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पे हमने टोटल इसीलिए यूज़ किया क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ कर रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक के इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, उनकी सप्लाई, उनकी डिमांड, उनका इक्विलिब्रियम। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उनके वेरिएबल्स क्या हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बेसिस पर डिफरेंस। अब हमारा थर्ड है इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स वो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस को लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजंस कौन से, ऑब्वियसली डिसीजन कब लिए जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मेनली कौन सी होती हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, बूम टू प्रोड्यूस, ये सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इनका जो भी डिसीज़न लिया जाता है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो जो इंडिविजुअल्स और जो इंस्टीट्यूशन ये सारे काम करते हैं उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन इकोनॉमिक एजेंट्स होंगे, ऑब्वियसली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, क्योंकि हमने क्या किया था, मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसके बारे में पढ़ा था, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में। वही सब डिसीज़न लेते थे। कंज्यूमर ये डिसीज़न लेता था कि मुझे कब कौन सी चीज़ परचेज़ करनी है, कितनी करनी है, डिमांड वगैरह, और प्रोड्यूसर सप्लाई के बारे में डिसीज़न लेता था। तो यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। अब इनका मेन फोकस क्या होता है, इन कंज्यूमर या प्रोड्यूसर्स का, या जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, इनका मेन फोकस होता है पर्सनल गेन या पर्सनल प्रॉफिट। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जब भी क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा था कि सप्लाई और डिमांड,
तो हमने देखा था कि हमेशा कंज्यूमर क्या चाहता है कि कम से कम प्राइस पे उसको ज़्यादा चीज़ मिले, और प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे वो कम से कम चीज़ सेल करें, यानी दोनों अपना अपना प्रॉफिट देखते थे। तो सेम है कि इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो अपने पर्सनल गेंस या पर्सनल प्रॉफिट्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एजेंट कौन हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स में? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट्स हो गए लाइक आरबीआई, सेबी और ट्राई। अब आरबीआई, सेबी और ट्राई ये क्या करते हैं? आपने देखा होगा आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती है, जितने भी डिसीजंस लेती है, वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर फर्म को ध्यान में रख के नहीं लेती, वो पूरी इकोनॉमी में ध्यान में रख जो भी काम होता है उसका पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रख के करती है। यानी जितने भी वो इंटरेस्ट रेट चेंज करती है, जितनी भी अपनी नई पॉलिसीज़ बनाती है, जितना भी मनी को सप्लाई वगैरह करती है, तो वो क्या करती है? पूरी इकोनॉमी के लिए करती है। तो जो हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो क्या करते हैं? पूरे इकोनॉमी के लिए डिसीजंस लेते हैं। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल मैंने अभी बताया, एक और बता देती हूँ कि मान लो क्या है, जो आरबीआई है वो एक डिसीज़न लेती है कि उसको क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है। तो ऐसा नहीं है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए मनी सप्लाई बढ़ाएगी, वो क्या करेगी? पूरे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को बढ़ाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एजेंट का मेन फोकस था पर्सनल गेन, उसी तरीके से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो एजेंट्स होते हैं उनका फोकस होता है सोशल वेलफेयर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। यानी आरबीआई, सेबी, ये लोग जितना भी काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? कि हमारी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक होती है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये लोग होते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो हमने क्या पढ़ा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एजेंट्स होते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आरबीआई, सेबी, ट्राई एटसेट्रा जो भी इंस्टीट्यूशन है जो पूरी इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं वो आ जाते हैं। अब फोर्थ है हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी हम किन किन चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं, कैसे एग्रीगेट करते हैं चीज़ों को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ऑब्वियसली स्मॉल लेवल पे स्टडी किया जाता है, इसीलिए उसकी जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है वो भी क्या होगी? लिमिटेड होगी एज़ कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको एक इलस्ट्रेशन या एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम किसी एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उस कमोडिटी की, यानी जिस भी कमोडिटी से रिलेटेड इंडस्ट्री का हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, केवल उसी कमोडिटी की फर्म्स को इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लो हम अनियन का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में या उसके इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम केवल उन्हीं फर्म्स को इंक्लूड करेंगे जो केवल अनियन का प्रोडक्शन करती हैं या अनियन के जो भी अनियन का बिजनेस है वो करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम स्टडी किया जाता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो पूरी इकोनॉमी का किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी फर्म्स हैं उस इकोनॉमी में उन सब को इंक्लूड किया जाएगा। तो हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कम फर्म को इंक्लूड किया जाता है, यानी लिमिटेड एग्रीगेशन हो गया, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारी फर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एग्रीगेशन है वो ज़्यादा होता है। अब फिफ्थ हमारा जो डिफरेंस है वो है सेंट्रल इश्यू, यानी दोनों में सेंट्रल इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, दोनों में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होते हैं जिनके बारे में ये लोग स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल इश्यू या माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ये किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि रिसोर्सेज को अलोकेट करना है इस तरीके से कि हम इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चीज़ों को यूज़ कर सकें, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। जबकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, कौन से सेंट्रल इश्यूज़ होती हैं? ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये इश्यू होता है, यानी आउटपुट को उन्हें देखना है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखना है, जीडीपी को ध्यान में रखना है। तो ये सारे होते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक पे कौन से हो गए? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का हो गया, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल आउटपुट, ये सारे हो गए। अब सिक्स्थ है मेथड ऑफ स्टडी, यानी दोनों जो इकोनॉमिक्स हैं उनमें कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया जाता है स्टडी के लिए।
सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्यों, क्योंकि हम जनरली पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं। और ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को यूज़ करते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्यों, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पार्शियल चीज़ या एक बोल सकते हो आप इंडिविजुअल चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये थे मेथड ऑफ स्टडी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को स्टडी करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को स्टडी करते हैं। अब जरा इन दोनों को देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी हम एक इकोनॉमी के सारे मार्केट्स का जब इक्विलिब्रियम देखते हैं तो वो हमारा कहलाता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और जब हम किसी एक मार्केट का, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के मार्केट का इक्विलिब्रियम देखते हैं तो वो हमारा कहलाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो अदर मार्केट्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि थोड़ी देर पहले अनियन का एग्जांपल दिया था कि अगर हम अनियन के मार्केट का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अदर जो मार्केट्स हैं लाइक पोटैटो का मार्केट या चिलीज़ का या जितनी भी कमोडिटीज़ का जो मार्केट है उसको हम ये मान लेंगे कि वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया क्या, बेसिस ऑफ स्टडी का, ठीक है, मेथड का। अब है 7 माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स क्या है, इसमें हमें एक चीज़ बताई जाती है कि जो चीज़ें हम माइक्रो लेवल पे लॉजिकल मानते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मैक्रो लेवल पे भी लॉजिकल हों। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि क्या है, एक इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है मोर, यानी वो सेविंग्स ज़्यादा कर रहा है। तो जब भी कोई इंडिविजुअल सेविंग्स करता है इट मीन्स ये कहाँ आ जाएंगी, इंडिविजुअल की बात हो रही है तो ये आ जाएगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गई, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब जब जो इंडिविजुअल है वो सेविंग ज़्यादा कर रहा है इट मीन्स उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, यानी उसका फ्यूचर क्या होगा, सेफ होगा, सेविंग्स उसको हेल्प करेंगी। लेकिन अगर हम इस चीज़ को मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा कि पूरी कंट्री में जितने भी पीपल्स हैं वो सब सेव ज़्यादा कर रहे हैं, वो सब सेविंग्स कर रहे हैं। तो जब लोग सेविंग्स ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली वो डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी जब वो ज़्यादा पैसा बचाएंगे तो खर्च कम करेंगे तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो जब चीज़ें कम डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। अब जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो लेबर को रखा क्यों जाएगा, लेबर को पैसे क्यों दिए जाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो क्या कम हो गई, इनकम कम हो गई। जब इनकम भी कम हो गई तो ऑब्वियसली आप सेव नहीं कर पाओगे, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो पॉवर्टी की तरफ चली जाएगी रादर देन प्रॉस्पेरिटी। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि सेविंग्स को हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो अच्छा माना, लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो सेविंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। तो यही होता है हमारा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स कि जो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे लॉजिकल है ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्रो पे लॉजिकल हो, और जो चीज़ मैक्रो पे लॉजिकल है वो ज़रूरी नहीं है कि माइक्रो में लॉजिकल हो। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस दोनों के बारे में। आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए हों, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो भी क्लियर हो गया होगा। और अगर ये जो वीडियो है, एक्सप्लेनेशन है, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। और अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जहाँ पे कि हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कंटेंट है वो लेकर आएंगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, keep learning, keep growing. Thank you. Have a nice day.